हाँ जी, ग़ज़ा में जंग में तेज़ी आने के जो असरात हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने इसका ऐलान कर दिया और ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि पम्फलेट्स जो हैं वो ऊपर से जहाज़ों से फेंके गए और कहा गया कि जी आप ग़ज़ा का जो ये इलाका है इसे खाली करके आप जो खान यूनिस वाला जो इलाका है या जिसे हम साउथ ग़ज़ा कहते हैं उस तरफ चले जाएँ और वो यहाँ पर अपने हमले जो तेज़ करेगा। और ज़ाहिर है कि जब वो हमले तेज़ करेगा तो उसने कहा कि जो लोग यहाँ से नहीं जाएंगे उन्हें हमास का साथी करार दिया जाएगा। कि रफ़ा क्रॉसिंग जो है वो खोल दी गई है और सिर्फ 20 जो ट्रक हैं उनको अंदर आने की इजाज़त मिली कल से। 8-9 दिन के बाद 20 ट्रक जो हैं वो रफ़ा क्रॉसिंग से ग़ज़ा में दाखिल हुए, खुराक और दवाएं और इस तरह की इमदाद लेकर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तकरीबन 23 लाख लोग हैं वहाँ पर, उनके लिए क्या ये 20 ट्रक जो हैं वो बहुत होंगे? अमेरिका ने दरख्वास्त की है कि रफ़ा क्रॉसिंग जो है इस बॉर्डर को खुला रखा जाए ताकि मज़ीद इमदाद जो है वो इन लोगों तक पहुँच सके। दूसरी चीज़ ये है कि आप ये देखें कि ये बड़ी हैरत की बात है, ये सोचने की बात है कि इस जंग में जो जंगी साजो सामान है उसकी बहुतात है दोनों तरफ से। इसराइल के पास भी है, हमास के पास भी है, ज़ाहिर है वो लड़ रहा है। और वो वाला हमास जो वीडियोस में हमें नज़र आता था कि जी वो उनके पास बच्चों के पास गलीले और वो गलीलों से लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ प्रोपोगंडा होता है। उनके पास बाकायदा असला है, उनके पास सारा जदीद साजो सामान है। ठीक है कि वो इसराइल के मुकाबले में जदीद नहीं है लेकिन है। और ये देखें कि कितनी अजीब बात है कि खुराक के लिए और अद्वियात के लिए उनको इंतज़ार करना पड़ रहा है बैनुल अक़वामी कम्युनिटी का कि वो दरख्वास्त करें और वहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो ग़ज़ा में आएँ। लेकिन असला और जो जंगी साजो सामान है वो हमास के पास कहाँ से आता है ये किसी को नहीं पता। कोई ये नहीं कहता उनसे कि भाई जिस रास्ते से तुम साजो सामान जंगी साजो सामान लेके अंदर आते हो उसी रास्ते से उन लोगों के लिए खुराक भी लाओ। यानी जो ममालिक, ज़ाहिर है कोई ना कोई तो मुल्क उनकी मदद कर रहा है, और अगर कोई मुल्क उनकी मदद कर रहा है, उनको पैसा दे रहा है, उनको असला जमा करके दे रहा है, तो वो मुल्क अगर फ़लस्तीनियों के लिए नरम गोशा रखता है, उन्हें अपना भाई तस्वर करता है, तो फिर उनके लिए उनको ग़िज़ा और खाना और दवाइयाँ और दीगर जो उनकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचानी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ वो रास्ते जो सीक्रेट रास्ते हैं, जो गारें हैं, जो सुरंगें हैं, वो सिर्फ असले के लिए हैं और उनकी खुराक के लिए दुनिया को दरख्वास्त करनी पड़ती है इजिप्ट को कि जनाब आप। आयरन डोम जो है ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये इसराइल को प्रोटेक्ट करता है। और अभी भी जो हमास की तरफ से या हिज़्बुल्लाह की तरफ से हज़ारों रॉकेट जो बरसाए गए हैं, इसने आयरन डोम ने उसे प्रोटेक्ट किया है और ये बड़ा जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। लेकिन ये बहुत महंगा पड़ रहा है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि एक रॉकेट को इंटरसेप्ट करने के लिए, एक रॉकेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए $50,000 चाहिए होते हैं। और जैसे कि हमने देखा कि पिछले दिनों में जो हमास है उन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने कोई 5,000 या 7,000 मिसाइल जो है वो इसराइल के ऊपर बरसाए हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से एक जो रॉकेट है वो छोड़ा जाता है आयरन डोम की तरफ से जो डिस्ट्रॉय करता है उनको, तो वो $50,000 है। और इसको मल्टीप्लाई करें 5,000 से या 7,000 से तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी बड़ी कीमत इसराइल को भी चुकानी पड़ रही है। इकनॉमिकली इसराइल के लिए ये जंग जो है वो बड़ी खौफनाक हो सकती है और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है इसमें इसराइल के लिए। गो के हम ये मानते हैं कि इसके लिए इसराइल को मजबूर किया गया। अगर हमास उनके लोगों को अंदर जाकर ना मारते, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को, तो शायद ये जवाज़ ना मिलता इसराइल को और इसराइल ये ना कर पाता। लेकिन अभी सूरत हाल जो है वो बड़ी वो है। लेकिन आयरन डोम का एक नेमुल बदल जो है वो सामने आया है। वो गो के अभी नहीं आया, ये 2014 में टेस्ट हुआ था। ये हाईली एनर्जी लेज़र वेपन सिस्टम है, आयरन बीम इसे कहा जाता है। और ये एक लिहाज से जो यानी मुआशी जो सूरत हाल है इसराइल की, उस हवाले से ये बड़ा
साथ दे सकता है इसराइल का, क्योंकि इसने ऑफिशियली 2025 में लॉन्च होना था और 2025 से इसने अपना काम शुरू करना था। लेकिन जंग शुरू होते ही अब इसराइल इस पर तवज्जो दे रहा है कि वो इसे जल्द लॉन्च करे और इस जंग में भी इसे यूज़ करे। और ये जो है कीमत के लिहाज से आयरन डोम जो सिस्टम है उससे ये कदरे बेहतर है, बहुत बेहतर है ये। यानी जहाँ आयरन डोम जो है वो $50,000 से एक रॉकेट को इंटरसेप्ट करता है, एक रॉकेट को बचाता है, एक रॉकेट से बचाता है, वहाँ ये चंद डॉलर में इसराइल को प्रोटेक्ट कर सकता है बाहर से आने वाले मिसाइल, ड्रोन्स या कोई भी इस तरह के जो इसराइल पर हमला करने के लिए कोई जहाज़ कुछ भी। अब एक जो चीज़ सामने आई है, जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये बताया कि ये आयरन डोम जो है वो तो हर मौसम में हर वक्त बड़ा करामत था, लेकिन आयरन बीम जो है इसका ये वो मसला है कि ये हाईली जो एनर्जी लेज़र वेपन सिस्टम है इसका मौसम के साथ बड़ा ताल्लुक है। अगर मौसम जो है वो बारिश हो रही है या मॉइस्चराइजिंग है, मौसम के अंदर नमी है बहुत ज़्यादा, तो इसके मिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये एक मुश्किल है जो उनको सामने आ रही है, वरना ये इकोनॉमिकली बहुत सस्ता वेपन है उनके लिए, क्योंकि ये लेज़र्स हैं। जैसे ही कोई ऐसा एलिमेंट, कोई जहाज़, कोई मिसाइल, कोई किसी किस्म का रॉकेट जो है वो इसराइल की तरफ बढ़ेगा तो ये लेज़र जो है उस तक पहुँचेंगे और उसे रास्ते में उड़ा देंगे। तो ये जो सिस्टम है आयरन बीम, ये ज़ाहिर है कि ये एक इसराइली राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम जो है उन्होंने इसको तैयार किया है और ये एक जदीद सिस्टम है। और यानी ये इस तरह से भी आयरन डोम सिस्टम से ज़्यादा बेहतर है कि इस पर लागत जो है वो कम खर्च होती है। इसके साथ ही अमेरिका का एक और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो इस खिते में पहुंच चुका है। आइजनहावर जो कैरियर है ये फोर्ड को ज्वाइन कर चुका है और ये अपने तौर पे डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम के हवाले से भी बड़े जदीद इसमें हैं। और आप ये इस तरह से अंदाज़ा लगा लें, अगर इसको मैं शॉर्ट लफ्ज़ों में कहूँ तो ये एक कैरियर जो है अपना जो बैरी बेड़ा है, चाहे वो जेरल्ड फोर्ड हो जो दुनिया का सबसे बड़ा बैरी बेड़ा है, और ये आइजनहावर जो वहाँ पर पहुँचा है, इनमें से एक बैरी बेड़ा जो है अपने पूरे स्क्वाड के साथ ये किसी भी एक मुल्क से जंग करने के लिए बहुत है। इस पर जदीद लड़ाका तैयारे हैं, इसमें उनके पास हर किस्म के मिसाइल्स हैं, चाहे वो टॉम हॉक मिसाइल हों, चाहे उनमें, और उसके बाद फिर बड़े जदीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी हैं। आपने देखा 90s में जो इराक़ के साथ जो जंग थी सऊदीया के, और उसके बाद फिर जो गल्फ़ वार हुई, उसमें पेट्रोटिक मिसाइल जो हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया। अमेरिका ज़ाहिर है कि दुनिया का एक ताकतवर और जदीद हथियारों से लेस मुल्क है। तो ये दोनों जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये वहाँ पर मौजूद हैं। ईरान और दीगर ममालिक को ये इशारा देने के लिए कि अगर किसी ने भी इसराइल की तरफ मैली आंख से देखा तो फिर अमेरिका का जो ये सिस्टम है ये हरकत में आ जाएगा, और अगर ये हरकत में आ गया तो फिर ये जंग जो है ये अपने हयूद और कयूद को तोड़ती हुई एक खौफनाक सूरत हाल अख्तियार कर लेगी। जंग जो है वो बड़ी सूरत हाल जो है आपने देखी है। इसराइल पर कब्ज़ा करने की जो हम देख रहे हैं कि दुनिया के जो इर्द गिर्द के जो मुसलमान ममालिक हैं, जो खित्ते के ममालिक हैं, जिनमें लेबनान है, इजिप्ट है, सीरिया है, उसके बाद फिर अरब ममालिक हैं, उनकी कोशिश है कि इसराइल पर इसी तरह कब्ज़ा करके उसे ख़त्म कर दें। ये हम देखते रहे अगर तारीख़ के हवाले से, तो असीरियन अम्पायर जो थी उन्होंने कोशिश की 722 कबल मसीह में, नहीं कर सके। फिर हमने देखा बेबीलोनियन अम्पायर जो हैं वो 500-550 साल कबल मसीह के, उन्होंने इसराइल पर कब्ज़ा किया, उन्होंने यरूशलेम को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन फिर भी इसराइली दोबारा खड़े हो गए। पर्शियन अम्पायर ने ये किया लेकिन वो भी इसमें कामयाब ना हो सके, और हमने देखा कि वो दोबारा इसराइली जो है वो फिर खड़े हुए, ताकतवर हुए। रोमन अम्पायर में भी हमने देखा। तो दुनिया की जो ताकतवर तरीन अम्पायर्स हैं, शहंशाहत हैं, दुनिया की ताकतवर बादशाहत हैं, वो इसराइल को उस तरह से नहीं ख़त्म कर सकें। तो आज तो उस वक्त की बात है जब इसराइल जो था वो कमज़ोर था।
अब इसराइल जो है वो दुनिया में एक ताकतवर मुल्क है और हर किस्म का वेपन उसके पास है। दुनिया में एक नॉन डिक्लेयर न्यूक्लियर पावर है ये। और उसके बाद फिर आप देखिए छोटा सा मुल्क है, लेकिन ये इसके सैटेलाइट जो हैं वो आपको हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द नज़र आते हैं और साइंसी हवालों से, मुआशी हवालों से ये बहुत ताकतवर है। और अभी तक हमने देखा कि गुज़रे 70-75 साल में जितनी भी जंगें हुई, इसराइल ने अपने दुश्मनों को धूल चटाई। आगे क्या होता है हमें नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि औरतें, बच्चे, बुज़ुर्ग जिनके साथ भी ज़्यादती हो रही है, चाहे वो इसराइल कर रहा है या हमास कर रहा है या हिज़्बुल्लाह कर रहा है, उसकी मज़म्मत होनी चाहिए। इस पर अब मेरी दरख्वास्त है, चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप मसीह हैं, चाहे आप यहूदी हैं, अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपने अपनी आवाज़ उन बच्चों के लिए रेज़ करनी है, उन मासूम बच्चों के लिए जिनका इस जंग में कोई लेना देना नहीं, वो ख़वातीन जिनका इस जंग में कोई लेना देना नहीं, वो बुज़ुर्ग जो बीमार हैं उनका इस जंग में लेना देना नहीं, वो कत्ल हो रहे हैं और बहुत बड़ी तादाद में हो रहे हैं। हमास की भी मज़म्मत होनी चाहिए जिसने अंदर जाकर इसराइल के अंदर घुसकर उनके बच्चों को, औरतों को मारा। वो उन्होंने जो अमन मुआहदे हैं उनको सबताज किया और आज जंग की सूरत हाल है। और अभी जो कुछ इसराइल भी कर रहा है वो भी काबिल तारीफ़ नहीं है, उसकी भी मज़म्मत करता हूँ मैं, क्योंकि इसमें इस जंग में बहुत बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे मार रहे हैं। तो इस जंग को आपस में सोशल मीडिया पर अपनी जंग ना बनाएं, अपनी दुश्मनी ना वो करें, अकल से काम लें। खुदा आप सबके साथ। थैंक यू।